नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। हमारे साथ संतोष सिंह हैं जो कि सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस में और लेखक भी हैं। ये महज संयोग ही है कि कल ही जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला किया गया, पुरस्कार देने का, सम्मान देने का की घोषणा हुई और उसी दौरान इनकी एक किताब भी आ रही है जननायक कर्पूरी ठाकुर पर, द जननायक कर्पूरी ठाकुर वॉइस ऑफ वॉइसलेस। तो ये अंग्रेजी में पहली किताब होगी जो कि कर्पूरी जी पर की जीवनी पर है और बहुत सारी चीजें जो आप नहीं जानते हैं कर्पूरी जी के जीवन के बारे में, वो आपको इस किताब में मिलेगी पढ़ने के लिए। अभी किताब छपने में कुछ समय है, लेकिन उससे पहले ही संतोष जी ने बिहार तक के दर्शकों के लिए ये खास आए वो स्टूडियो में और अपने अनुभवों के बारे में, अपने किताब के बारे में हमसे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी। थैंक यू सुजीत जी। दर्शकों को नमस्कार। ये बताइए कि कर्पूरी ठाकुर जननायक जिनको कहा जाता रहा है, उपाधि है उनकी, उनको जब आपने किताब लिखनी शुरू की तो आपको उनके जीवन की कौन सी पहलू सबसे ज्यादा छू लेती है? जब पहली किताब मैंने लिखी थी रूल्ड और मिसरूल्ड 2015 में, बुलंदशहर से आई थी, जो कि बाद में 2023 में वानी ने छापा उसको हिंदी में, कितना राज कितना काज करके। तो उसमें थोड़ा सा एक चैप्टर कनेक्टिंग चैप्टर था जहां मैं श्री कृष्ण सिंह से लालू प्रसाद तक की जर्नी बताता हूं। उसी जर्नी के क्रम में ऑफकोर्स कर्पूरी ठाकुर की चर्चा होती है। तो जब मैं उनका वाकया देखा, उनकी सिंप्लिसिटी का, उनके बहुत सारे किस्से सुने कि इतने सरल थे। पहले तो हम लोग बचपन में सुना करते थे ऐसे थे, जैसे कुछ लोग जैसे कि सुरेंद्र किशोर उनके साथ उनके पर्सनल असिस्टेंट थे जब लीडर ऑफ अपोजिशन, वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार में। तो वो उन्होंने एक जबरदस्त वाकया बताया मुझको। तो एक बार की बात है, उन्होंने बताया कि एक बार उनके यहाँ कुछ गेस्ट आए तो ये था कि आप पलंग तो घर में कम है तो कैसे सोएंगे, तो बच्चों को कहा कि तुम लोग जो है नीचे सो जाओ। तो उसमें किसको आपत्ति हो गई कि लगा कि यार कोई गेस्ट आता है तो उतार दिया जाता है। तो कहा कि मैं सो जाता हूं मैं जमीन पर। तो ऐसा हुआ नहीं, वो गेस्ट को जगह दिया गया। फिर बोला कि समस्या क्या है, समस्या पलंग है ना। तो उन्होंने नेक्स्ट डे सेक्रेटेरिएट को मैं फोन किया, कहा कि सारे पलंग आप ले जाइए, नीचे ही सोएंगे। तो बहुत मुश्किल से एक पलंग किसी तरह से उनके शायद माँ के कहने पर रखा गया, वो चला गया। तो ये लगता था कि कपोल कल्पित बात है, लेकिन सुरेंद्र किशोर ने कहा ये मेरे साथ हुआ है, उस दिन नीचे सोने वालों में से मैं भी एक था। तो ये इस तरह की सिंप्लिसिटी के किस्से, मुझे लगता है कि ये पर्सनालिटी। एक और किस्सा था, जैसे कि उनकी बेटी थी, अब नहीं रही, रेनू। तो उनकी शादी के बर्तवारी करने के लिए रांची से जाना था, तो रांची तक का सरकारी कार्यक्रम था और तो सरकारी गाड़ी से आए। तो बोला सरकार, उसके बाद उनको अपना कार्यक्रम में जाना था, कहा नहीं आप सरकारी गाड़ी की इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर वो गाड़ी उन्होंने छोड़ दी, फिर अपनी गाड़ी की व्यवस्था करके वहां तक गए। तो इस तरह के छोटी छोटी कहानियां थी। तो मुझे लगा कि इस आदमी को फर्दर एक्सप्लोर करना चाहिए। और फिर मैंने बाद में जब एक्सप्लोर किया तो इतने किस्से आए। मैं एक सुनाता हूं, उनके राजा गुरुजी वाली कहानी उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। गांव में आप जानते हैं कि अब गरीब परिवार के लोग ट्यूशन एफर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इनको बड़ा शौक था कि हम ट्यूशन पढ़े। तो उसमें एक सामंती व्यवस्था में यह था कि जो टीचर ही जो पढ़ाने आते थे वो अपर कास्ट के बच्चों को पढ़ाते थे। तो उसमें से कहा कि वो टीचर इनको पसंद करते थे, लेकिन उनकी व्यवस्था ये थी कि उनको पढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि वो प्रतिबद्ध थे उनके प्रति और बच्चों के प्रति। तो उन्होंने कहा, राजा गुरुजी उनका नाम था, कि ऐसा करो कि मैं खलिहान में पढ़ाता हूं, तुम पुआल के ओट पर रहना, मैं जोर जोर से बोलूंगा। तो ये जोर जोर से बोलते थे, वो उधर से नोट करते थे, ताकि जो भी पढ़ाएं, मैथमेटिक्स पढ़ाएं या अंग्रेजी के कुछ वर्णमाला के या कुछ शब्द पढ़ाएं, तो वो इस तरह से वो इनके तो कहीं एक तरह से वो एकलव्य द्रोणाचार्य बन गए। ऐसे द्रोणाचार्य की मतलब कि जो विलिंग टीचर थे, वो अंगूठा काटने वाले द्रोणाचार्य नहीं। तो यहां ये कहानी थी। और एक और बार की कहानी है, उसके बाद मैं आपका अगला प्रश्न लूंगा, क्योंकि मैं अपने ऐसा छेड़ दिया कि जब मैट्रिक का उनका रजिस्ट्रेशन फी था देना, तो उनको 2 रुपये रजिस्ट्रेशन फी देना था। घर में पैसे थे ना, 2 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट था उस समय। तो एक जमींदार के यहाँ गए, तो नाम बताना अच्छा नहीं लगा। जमींदार ने कहा कि अच्छा 2 रुपये चाहिए, चलो पहले कुआं से बाल्टी से पानी निकालो। 27 बाल्टी पानी से नहलवाने के बाद उनको 2 रुपया दिए।
तो ये उस कंडीशन से पितौंझिया गांव, जिसको कि 1988 में उनकी मृत्यु के बाद भागवत आजाद ने कर्पूरी ग्राम घोषित कर दिया, नाम उनके सम्मान में कर्पूरी ग्राम 1988 में जब भागवत चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद होता है घोषित किया। उसके बाद आप देखते हैं कि 90 के बाद आप नीतीश कुमार ने आज का चीफ मिनिस्टर ने की, हमने सरकारी कार्यक्रम किया। तो उस परिस्थिति से, उस कंडीशन से इमर्ज करके वो नेता जिसने कि सजानंद सरस्वती के किसान आंदोलन में भाग लिया हो, फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लिया हो, सोशलिस्ट स्ट्रगल में भाग लिया हो, इन सब, मतलब ही वॉज ए चाइल्ड ऑफ मेनी रिवॉल्यूशंस, ये मैंने यूज किया है कि मतलब चाइल्ड ऑफ मेनी रिवॉल्यूशंस थे, वहां से इमर्ज करके वो कैसे मास लीडर बनता है। तो उनका जो जीवन है, इसमें केस स्टडी है कि मास लीडर बनते कैसे। सबसे बड़ी बात तो ये किस्से कहानियां जो कर्पूरी जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में आपने खोजबीन की है, कुछ नई भी होंगी, इसमें बहुत सारी ऐसे हम लोगों ने सुनी भी है और उसमें बहुत सारा चीजें आपने निकाला भी होगा। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले नेता, मतलब आजादी के बाद से कोई इस तरह से, अगर गांधी जी की बात ना करे तो कोई आपको दिखाई देता है उनके समकक्ष, इतनी सिंप्लिसिटी से रहने वाले, इतने विनम्र स्वभाव के, मतलब केवल जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, उनके बारे में सोचना, उनका कैसा उत्थान हो, अपने बारे में कुछ नहीं सोचना, एक झोपड़ी में पूरा जीवन गुजार देना, अपने बच्चों के लिए कुछ ना करना, ऐसा कहीं और उदाहरण मिलता है आपको? नहीं, उस तरह से, इनकी तरह से नहीं लिया। जिस परिस्थिति में इनका लालन पालन, देखिए उस समय में कंपेट्रिएट में बहुत बड़े बड़े नेता हुए। अब जब ये 52 में पहली बार, ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये, क्रेडिट ये है 1952 से लेकर जीवन पर्यंत एमएलए रहे, अजात शत्रु रहे। 1984 में लोकसभा हार गए थे। हाँ, लोकसभा हार गए, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। जीवन सिर्फ वो वही एकमात्र एवरेशन है कि उसमें वो हार जाते हैं, वो भी लोकसभा। विधानसभा में कभी नहीं हारे हैं। तो वो श्री कृष्ण सिंह भी इनका भाषण सुनने का इंतजार करते थे। केवी साहे इनके प्रश्नों का जवाब देते थे, बोलते थे कि मैं जवाब दूंगा। तो बड़े बड़े नेता थे, श्री कृष्ण सिंह से विनोदानंद झा थे, केवी साहे थे, और राम लखन सिंह यादव थे, इस तरह के सरीखे नेता थे। लेकिन इनका जो सोशल बैकग्राउंड था, इनका बहुत वीक था। इनका जो जातीय आधार था वो बहुत वीक था। दूसरा एक हम बीच में आपको हाँ जी, जी, जैसे जातीय आधार कहा जाता है, आज नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं, कहा जाता है अभी तो पहले 4% हम लोग कहते थे, अभी 2.9%। इनका भी तो वही 2% के आसपास ही। हाँ, कम ही अभी जो कास्ट सेंसस में उससे कम ही आया है उसे। लेकिन वो उनको उस रूप में जाना नहीं जाता था ना। ये तो आप कहिए कि 80 के बाद ये ऐसी परिस्थिति पैदा हुई बिहार की पॉलिटिक्स में, एक कास्ट लीडर का टैग लग जाता है उनको। लेकिन उसके पहले तो वो जननायक थे। जननायक उनको, ये भी बताता हूं कि जननायक उनको क्यों कहा जाता है। हाँ, जब 10 नवंबर 1978 को ये नोटिफिकेशन आता है 26% का, 20%, 3 महिला को और 3 EWS जिसको बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से गरीब हैं, उनको दिया है। तो उसके बाद ये कोई फंक्शन नहीं हुआ था। तो उस समय चंद्रशेखर, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, वो अध्यक्ष थे जनता पार्टी के। तो उन्होंने एक पार्टी की मीटिंग में प्रस्ताव पारित करके इनको जननायक की उपाधि दी थी। ये खुले मैदान में कहीं नहीं दिया गया था। तो लेकिन वो इतना कैची हुआ था कि उसके बाद वो पिक कर लिया जननायक को। तो आज आप गूगल सर्च कीजिएगा, जननायक वक्त कर्पूरी तुरंत आ जाएगा आपका नाम। और कोई मतलब जननायक हुआ ही नहीं, और कोई जननायक नहीं हुआ। और लोकनायक हुए जयप्रकाश नारायण, जिसको लालू जी ने गांधी मैदान में कहा था, लोकनायक उपाधि लालू जी ने दी थी। ये क्रेडिट उनको भी दिया जाना चाहिए। अच्छा, एक और प्रसंग आता है, इसके बारे में भी जानना, क्योंकि उनका कार्यकाल 2 बार वो मुख्यमंत्री जरूर बने, लेकिन 2.5 साल से ज्यादा का कार्यकाल नहीं है। दोनों मिला दिया जाए तो इतना वो सबके लिए काम करते रहे, पिछड़ों के लिए, सबके लिए काम करते रहे, आरक्षण भी दिया उन्होंने। फिर उनकी सरकार कैसे गिर गई, आपने इसके बारे में कुछ रिसर्च किया होगा? बहुत 1979, हाँ ठीक है, 79 में जो सरकार गिरी, उसके पीछे क्या वजह थी, क्या कारण आपको नजर आता है? अगर आप, हाँ, मैं आपका जो सेकंड पार्ट है उसका पहले जवाब देता हूं, फिर मैं आऊंगा, क्योंकि 67 में पहले डिप्टी सीएम बन गए थे। वो ले लेंगे तो उनका कुल मिलाकर के कार्यकाल 3 साल से कुछ ऊपर। फिर तो शिक्षा मंत्री, हाँ, शिक्षा मंत्री उसी के में, दोनों प्रभार था। 67 में बनते हैं महामाया प्रसाद सिन्हा, उस समय ही मुख्यमंत्री बन जाते। लेकिन राजा कामाख्या नारायण सिंह को पसंद नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, सीनियर आदमी है,
इनको बनाया जाए। तो इन्होंने कुछ विरोध नहीं किया, तो वो इन बन गए। और उसमें डॉक्टर साहब भी इंटरफेरेंस, कोई उसमें सेंट्रल हाईकमांड टाइप का कुछ नहीं होता था, उन्होंने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। और लेकिन बाद में नाराज हुए कि भाई तुमको ये चीज नहीं करना चाहिए, वो अलग बात है। आपके सवाल पर आते हैं कि 79 में क्यों। एक कारण नहीं थे। आप देखिए कि जब ये रिजर्वेशन लागू करते हैं उसके जस्ट कुछ दिन पहले रामनाथ ठाकुर बताते हैं कि मोरारजी देसाई का यहां पटना में भाषण होता है और उन्होंने रिजर्वेशन के अगेंस्ट में बोला, जबकि आपके पार्टी मैनिफेस्टो में वो दिया हुआ है कि आप देंगे, आप पार्टी उसके घटक दल हैं। और उनके जाने के कुछ दिन के बाद इन्होंने रिजोल्यूशन लिया, उस दिन तो फैसला नहीं आया, उस दिन रिजोल्यूशन लिया। आई थिंक वो दिवाली का दिन था, ये बात हुई है। ये 10 नवंबर, दिवाली शायद 3 नवंबर 1978 को था और 10 नवंबर के अंत में नोटिफिकेशन आ जाता है, जिसमें कि पहले 20% का आइडिया था, 26% का आइडिया था, तो ये दिया। तो इनका एक जो सबसे बड़ा कारण था कि एक तो मोरारजी देसाई से इनकी नहीं बनती थी, और फिर बाद में जाकर के कैंप हो गया मोरारजी देसाई वर्सेस चरण सिंह वाला कैंप हो गया, एक जो कि किसान मूवमेंट वाला हो गया, और एक बार ये सोशलिस्ट कैंप वाले हो गए। उसके बाद क्या कहते हैं कि भारतीय जनसंघ, जो कि पूर्ववर्ती रूप है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनसंघ का भी एक धड़ा ऐसा था जो कि अनाधिकारिक तौर पर रिजर्वेशन के विरोध में था। ऑफिशियली तो विरोध नहीं कर रहे थे, जो कि वो कैबिनेट से अप्रूवल होके गया, लेकिन वो उनको पूरी तरह से रजामंदी नहीं थी, उनको उहापोह की स्थिति थी कि एक बड़ा वर्ग जो हमारा, शायद 3% दिया गया। हाँ, ये जो दिया गया ना, पहले जो आइडिया था 12 और 8 का था, 12 ईबीसी को देंगे, 8 इनको देंगे। तो बाद में जब, और ये क्रेडिट भारतीय जनसंघ को जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इसको और समावेशी बनाते हैं, तो उन्होंने 3% तो महिलाओं को दिया और 3% दिया। ये दो पायनियर हो गए, नॉट जस्ट ओबीसी ईबीसी कोटा के पायनियर हो गए, महिला रिजर्वेशन के भी पायनियर हुए, और मतलब ईडब्ल्यूएस के भी पायनियर हुए। लेकिन वो विरोध जाकर उसको 10%, हाँ, अब जाके 10% किया। ये विरोध हुआ इन्हीं सब कारणों से। मेन काउज था रिजर्वेशन था। लोग बोलते हैं कि लीकर पॉलिसी के कारण हुआ था, वो सब टेक्स्ट में है, वो सब मतलब मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण रिजर्वेशन का ही विरोध था। और एक रैली भी की थी बाद में 79 में मार्च में, जहां तक अगर मुझे करेक्टली याद है, इसने रैली की थी, मतलब उसमें भारतीय जनसंघ ने इसके विरोध में एक घटक, और उसके काउंटर में लालू प्रसाद ने भी रैली की थी उसके समर्थन में, उसमें यंग लीडर के रूप में इमर्ज कर रहे थे। तो ये चला, मेन कारण रिजर्वेशन था। और लोग कारण उसको डिफ्लेट करने के लिए जो भी बताएं, मेन कारण रिजर्वेशन था। और उस समय समाज में दो घटक हुआ, इनको बहुत सारी भद्दी गालियां सहनी पड़ी, जो कि हम बोल नहीं सकते हैं, ऐसी सब गाली उनको दी गई। लेकिन वो अडिग रहे कि वो तो उन्होंने बाद में कहा, जब जगन्नाथ मिश्रा को हाउस में कहा उन्होंने, जब जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे, कि किसने रोका था 71 में जब मुंगेरी लाल कमीशन को सेटअप किया भोला पासवान शास्त्री गवर्नमेंट ने। आपकी सरकार में 1976 में रिपोर्ट टेबल होती है, आप क्या कर रहे थे? आपने किया, हमने इसको लागू किया। तो आपने हिस्टोरिक चांस तो आपने मिस किया है। लेकिन वो कंटिन्यू रहा 80 के बाद। हाँ, वो कंटिन्यू रहा, कुछ डिफरेंट फॉर्म में कंटिन्यू रहा। सरकार में भी कंटिन्यू, कोई उसको उस तरह से वो नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत डाइल्यूट किया होगा इधर उधर, लेकिन वो जो बेसिक स्पिरिट था, तभी ना नीतीश जी आज ने कहा कि ईबीसी ओबीसी पूरा सेंटर में कर दीजिए। ये तो कर्पूरी जी ने पहले ही कर दिया था जी। जैसे लालू जी का जिक्र किया आपने, लालू प्रसाद यादव का, नीतीश कुमार हैं, दोनों को कहा जाता है कि दोनों, आज उन्होंने दावा भी किया है लालू यादव ने अपने ट्वीट में कि मैं उनका चेला हूँ। नीतीश जी भी कहते हैं मैं उनके बताए रास्ते पे चलता हूँ। आपके रिसर्च में ऐसा क्या है कि दोनों में से पक्का चेला कौन है? नहीं, देखिए, पक्का चेला नहीं, उसमें कुछ सेट ऑफ लीडर्स थे जो बहुत उनके करीबी थे, जैसे कि मंगनी लाल मंडल बहुत करीबी थे उनके। मंगनी लाल मंडल की भाषण शैली लोग बोलते हैं कि कर्पूरी जी से बड़ी मिलती जुलती थी, उसमें बड़े नेता थे, इमर्ज कर रहे थे। और देवेंद्र प्रसाद यादव भी करीब थे। अब्दुल वारिस सिद्दीकी भी उनके रहे हैं, ओएसडी रहे हैं, बाद में रहे हैं। अब हाँ, ललन सिंह भी, हाँ ललन सिंह ऑफकोर्स, ललन सिंह भी, और ऑफकोर्स ये दोनों निश्चित रूप से जाते थे। नीतीश जी का मोर और लेस आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पर एक थिंकिंग जो इंटेलेक्चुअल ग्राउंड पर था, उस तरह से ऊपरेटी थी। उनको पसंद करते थे कि बढ़िया बोलता है, बढ़िया लीडर इमर्ज कर रहा है। लालू जी के साथ मतलब नरम गरम का रिश्ता था, कुछ ये बोल देते थे, तो जब इमर्ज कर गए लीडर के रूप में तब कुछ बोल देते थे। शुरुआत में तो पसंद ही करते थे। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उन मृत्यु के पास जाने के बाद जैसे हार्ट अटैक आता है 17 फरवरी को 1988 को, तो कुछ लोग जो ले जाने वाले में से होते हैं, वो देवीलाल का रथ आया हुआ था, तो उसमें लालू प्रसाद भी हैं, जो कि पीएमसीएच ले जाया जाता है, और पीएमसीएच में उनको बचाया नहीं जा सकता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु को लेकर भी बहुत सारा
अब देखिए, आधिकारिक रूप से ये कोई प्रमाणिक रूप से नहीं है, लेकिन हाँ, उनके परिवार से बातचीत करके ये बात हमको जरूर पता चला कि एक ट्रीटमेंट लेते थे। सांख्य योग में कहा जाता है कि 13 लीटर से लेकर के वो पानी का जो है वो करने से कुछ ये ठीक हो जाएगा। उनको कुछ दस्त का, कुछ पेट की समस्या रहती थी, तो वो इजीली एडवाइस ले लिया करते थे। तो ये कारण था, लेकिन ये कुछ कंस्पिरेसी थ्योरी थी या नहीं थी, इस पर कोई रघुवंश प्रसाद ने मांग किया था राजीव गांधी से कि इस पर जांच की मांग की जाए, लेकिन कभी इस पर जांच नहीं हुई। तो आधिकारिक रूप से जांच की कोई रिपोर्ट नहीं आए तो ये इररिस्पॉन्सिबल होगा कि इस मंच से मैं कुछ इस तरह की बात कहूं। उम्र कोई ज्यादा नहीं थी? नहीं, कुछ नहीं, 63, डाइड वेरी यंग। चलिए, तो आपने तो आप एक और सवाल, आखिरी सवाल जी कि आपको ऐसा कौन सा प्रसंग जो अपने किताब में जो लोग पढ़ेंगे उसको अगर आप बताना चाहें या सस्पेंस रखना चाहते हैं तो सस्पेंस? नहीं, सस्पेंस रखने वाली बात नहीं। आप किताब पढ़ेंगे तो बहुत तेरे प्रसंग आ जाएंगे। हाँ, एक मैं उनके बचपन का प्रसंग बताता हूं जो कि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। उनका नाम कर्पूरी कैसे पड़ा? उनका अभी भी सर्टिफिकेट में नाम कपूरी है। कपूरी? हाँ, ये कपूरी ठाकुर। सब दिन शिवानंद तिवारी के जो पिताजी थे, रामानंद तिवारी, उनके साथ मंत्री रहे हैं, सब दिन कपूरी जी उनको बोलते थे। उनका अभी भी नाम, अब 12th का सर्टिफिकेट देखेंगे रामनाथ ठाकुर के पास है, जिसमें कि अंग्रेजी में उनको 156 आया, 300 में नंबर। तो हाँ, अंग्रेजी उनकी अच्छी थी। तो उसमें ये आई थिंक वो क्लास 7-8 के स्टूडेंट थे। कृष्णा टॉकीज समस्तीपुर एक डेलीगेशन लीड करते हैं, इनको भाषण देने का मौका मिलता है। बहुत बड़े नेता थे रामनंदन मिश्र। तो रामनंदन मिश्र का भाषण इतना ओजस्वी, बच्चे का भाषण सुनने बोला है कि अब वो क्या नाम है? बोला कपूरी। कल तुम कभी कपूरी नहीं हो सकते, तुम कर्पूरी हो जिसकी खुशबू दूर दूर तक फैलेगी, कभी जल्दी खत्म नहीं होगी। अब बताइए कितना पल प्रोफेसी वो इस उम्र में, जब क्लास 8 के मुश्किल से 14 साल के होंगे, इतने ओजस्वी भाषण दिए थे। तो 42 के मूवमेंट से सक्रिय हो गए थे ना। तो मुझे ये लगा कि ये प्रकरण बड़ा, कपूरी जो लोग जाने कि इनका असली नाम क्या था, तो ये मुझे याद आता है। और तो बहुत तरह के प्रसंग है, वो तो चर्चा करेंगे तो उस तरह से खुल के आएगा जी। ये एक कर्पूरी डिवीजन को लेकर भी, हाँ, ये आपने ये कर्पूरी डिवीजन का अच्छा जिक्र किया है। उन्होंने क्या किया ना, देखिए, बहुत जो इलिटिस्ट मेंटेलिटी के लोग होते हैं, जो उसमें सामंतवादी थी, जो मैकॉले सिस्टम में बिलीव करते हैं, उनकी समस्या है। अगर वो अंग्रेजी में पास होना जरूरी है, लेकिन अंग्रेजी इतना मैंडेटरी नहीं कि उसमें फेल हो जाए तो हम पूरे एग्जाम में फेल हो जाएं। अगर वो नहीं करते तो जो पूरा जो समाजवाद का कंसेप्ट था, जो ओबीसी ईबीसी शेड्यूल कास्ट जो मैट्रिक पास करके आए, बहुत बड़ी एक पौध आई, वो शायद नहीं आ पाती। एक एम्पावरमेंट का टूल था इनका। कहा डरते भी थे। बोले एक फंक्शन में इनको कहा, टीएमडी कॉलेज के एक फंक्शन में, कि अरे इसको अंग्रेजी नहीं आता है, इसीलिए इसने अंग्रेजी बंद कर दिया। ऐसा अंग्रेजी उस मंच पे बोले, तो उसको अंगिका भाषा में कहा कि अरे सिपिया अंग्रेजी बुझ लें तो जी बोल लगे। तो ये इस तरह के भी प्रकरण है उसमें। तो ये एक सोशल एम्पावरमेंट का टूल था मेरे हिसाब से। चलिए, आपने बहुत जानकारी दी अपनी किताब। मुझे लगता है कि आपकी किताब काफी सफल होगी, और क्योंकि किसी ने इस तरीके से लिखा नहीं है अभी कर्पूरी जी को लेकर। आपने 2 साल रिसर्च भी किया इस पर, और आज का दिन कर्पूरी ठाकुर जी का आज की सेंटेनरी है, 100वीं वर्षगांठ है, और उनको भारत रत्न की उपाधि भी मिल रही है। इससे बेहतर मंच नहीं हो सकता था मुझे ये घोषणा करने के लिए। आपके मंच से ही घोषणा हो रही जो है, किताब की घोषणा भी इसी मंच से कर जी। पहली बार तो आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।